हेलो, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्या? जल्दी से मुझे बता दें। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस या नो? सो वेलकम वेलकम वेलकम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और ये शानदार सेशन आप लोगों के लिए होता है, हमेशा की तरह प्यारा सेशन होने वाला है। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि ये अमेजिंग सेशन आपको और भी अमेजिंग लगने वाला है, क्योंकि जब हम चीजों को पढ़ेंगे तो काफी अच्छी हो जाएंगी आपके लिए चीजें। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर आप मेरे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में अनअकैडमी पर कोर्स लेकर जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं। वह किसी एग्जाम को फोकस करके नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल को अगर इंप्रूव करना है तो यह सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फाउंडेशन कोर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैथ आपको समझ में आने लगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से बनने में आसानी होगी। ठीक है, बनाने में आसानी हो जाएगी। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है, 12 और 24 महीने का आपको बैच लेना है और हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए रेफरल कोड आपको लगाकर जुड़ जाना है। जैसे ही आप साहिल 10 लगाकर अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। अनअकैडमी पर अगर आप कहीं भी किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप ले सकते हैं। आज आपके लिए सुपर सैटरडे है। अगर अनअकैडमी पर अगर मैं बात करूं तो मेरी आज काफी बेहतरीन क्लासेस होने वाली है। जैसा कि पहली क्लास तो आपको पता है, रात को 8 बजे आपके सामने एक क्लास होती है जो कि रेगुलर है, और वो क्लास आज भी होगी। प्यारा सा हम एक बेहतरीन सेट करने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बराबर तौर पर उपयोगी होने वाला है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफाई कर लीजिएगा साहिल 10 कोड लगाकर। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर जाना है और स्पेशल क्लास में आपके लिए सी ऑल पर जाना होगा और 8 PM वाली क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा आज बहुत कुछ भी है। जैसे ही आप इस 8 PM वाली क्लास पर जाओगे, साथ के साथ आपको कोई अनलॉक कोड पूछेगा तो साहिल 10 लगा देना। ठीक है, अब दूसरी बात आपके लिए क्या है, आज आपके लिए सुपर सैटरडे है। सुपर सैटरडे के अकॉर्डिंग आपको मैंने पहले ही बताया था कि आज मैं आपके लिए हर शनिवार को दोपहर में 3 बजे मैं आपको एक टॉपिक की थ्योरी कराता हूं। तो आज अनअकैडमी पर कौन से टॉपिक की थ्योरी मैं आपको कराने वाला हूं, देखो ये आपके ऊपर है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। आज मैं आपको कराने वाला हूं मिक्सचर। अब मिक्सचर बहुत ही कॉमन चैप्टर है, हर पेपर में आता है कि दूध और पानी का अनुपात ये है, पानी का इतना हिस्सा निकाल दिया जाए तो कितना दूध बचेगा। ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं और ये चैप्टर इतना प्यारा चैप्टर है कि हर पेपर इसको पूछता भी है। तो 3 बजे मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, पूरी डिटेल थ्योरी। जिसको पढ़नी है वो आ जाना, क्योंकि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद 3 बजे के बाद आपके 5 बजे मैं आपको लूंगा टेस्ट। टेस्ट किस चीज का? जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका, और जो कि बिल्कुल जरूरी भी है। हाथ के हाथ इसका निचोड़ हम देखेंगे, क्योंकि जो भी आप सीखोगे ना यहाँ पर आराम से सिखाऊंगा, उसका टेस्ट होगा। और रात को 8 बजे आपकी कैच द मैथ होती है, रेगुलर बेसिस पे आप लेते रहते ही उसको। तो ये सारे काम आपको करते जाने हैं और करते रहने हैं, तो बढ़िया मजा आएगा, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मैं अब आपका समय शुरू करता हूं, देखते हैं कि क्या क्या आपके आंसर आ पाते हैं। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, आराम से किया जा सकता था ये। एक बच्चा और ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चलते हुए 36 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। एक बच्चा है और एक ट्रेन है, एक ही दिशा में चलते हुए 36 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। 96 किलोमीटर पर आवर की गति से दूसरी ट्रेन 90 सेकंड में उसी दिशा और उसी शुरुआती बिंदु से ट्रेन को पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। अभी देखिए एक बच्चा है और एक ट्रेन है, तो अगर मैं पहली ट्रेन की लंबाई निकालूं तो समान दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाती है 64 में से 8, और टाइम कितना लग रहा है उसको? 36 सेकंड लग रहे हैं।
तो आप जानते हैं इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना बहुत आवश्यक है, और 36 सेकंड है, तो 18 से मैंने काटा 2 बार, तो यहां निकल कर आ गया 560 मीटर। पहले वाले ट्रेन की लंबाई निकल कर आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन 1। अब यही ट्रेन 1 560 मीटर लंबी है जो, वह एक दूसरी ट्रेन, लंबाइयां तो हमेशा जुड़ती हैं दोनों ट्रेनों की, अब एक दूसरे को पार करेंगी, समान दिशा में ही पार करने वाली हैं, तो 96 यहां पर रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी निकल कर आपके लिए। अरे भाई कॉन्सेप्ट की बात है, वही फॉलो करना है आपको। तो सर यहां से जो सापेक्ष चाल निकल कर आ रही है 96 माइनस 64 गुणा 5/18, और टाइम कितना लग रहा है 90 सेकेंड। बस सॉल्व कर लो, कौन सी बड़ी बात है। 18 से काटा आपने इसको 5 बार, और 96 में से कितनी बार, 6 में से 4 गए तो 2, 32, तो 32 इंटू 25 तो 560 प्लस L2 32 इंटू 25, अब 25 को आप लिख सकते हो 100/4, सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। L2 बराबर 800 में से 560 आप घटाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 240 आ जाएगा। तो क्या आप सभी का यही आंसर आ चुका है क्या? इतना प्यारा क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन लगानी थी और इस तरह से आपको आंसर देना था। मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को संकोच होगा इसमें, ठीक है। अरे आदिल, एचसीएफ एलसीएम मंडे से होगा, है ना, आपको पता है ना, मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू क्लास होती है थ्योरी की, 2 दिन में आपको प्रैक्टिस कराता हूं और फिर मंडे से एचसीएफ एलसीएम होगा। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी पूरा का पूरा प्लानिंग होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस कॉन्सेप्ट को कौन कर सकता है? अब इस तरह की कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको हर तरह से ये चीजें समझाता भी हूं। बोले कैसे होंगे सर? आइए समझते हैं। देखिए ए और बी, एक बर्तन में ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है? दे रखा है ए और बी के अनुपात में 30 लीटर पानी और शराब है। जब 10 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है तो पानी में बदल दिया जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, देखो कि एक बात आप मुझे बताना, सिर्फ एक बात बताना कि जो ये फाइनल रेशो है, ये फाइनल रेशो कितना है? भाई यही हो जाता है ना, सब कुछ कर करू के सारा काम करके 2:3 हो रहा है फाइनल रेशो। हाँ या ना बोलो प्लीज, एक बार आप बोलिए हाँ या ना। ठीक है, होगा ना फाइनल रेशो ये। अगर ये आपके सामने क्या है, ये अगर फाइनल रेशो है, ये अगर आपके सामने क्या है, अंतिम रेशो है, अंतिम रेशो, फाइनल रेशो है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि भाई कहानी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या फाइनल रेशो भी 30 लीटर ही होगा? हाँ या ना? बिल्कुल होगा सर। तो 5 रेशो बराबर अगर 30 है तो 1 रेशो बराबर 6, यानी कि अगर मैं ए की बात करूं तो ए आपका 12 लीटर है फाइनली, और बी आपका कितना है, 18 लीटर है। ये फाइनल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? फाइनल की। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, चलने दीजिए। अब मैं आपसे कह सकता हूं ना कि 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला जाता है और इसके हिसाब से आपने पानी में बदल दिया इसको। तो यार कहने का मतलब साफ साफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन था कि भाई साहब जो यहां पर जो ये बी है ना, बी बोला जा रहा है ना, ए और बी अनुपात में है, बर्तन में क्रमशः 30 लीटर शराब और पानी का मिश्रण है। जब 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया और पानी से बदल दिया, ठीक है, क्या कर दिया, पानी से रिप्लेस कर दिया, तो यहां पर जो 18 लीटर है, क्या उसमें ऑलरेडी 10 लीटर मिला हुआ है क्या? यस। अगर आप 10 लीटर निकाल देते हो तो 8 लीटर और ये 12 लीटर होगा, होगा नहीं होगा? 8 लीटर और 12 लीटर होगा नहीं होगा? पहले बताओ। अरे चीजें समझ में आ रही है? अगर 8 लीटर और 12 लीटर होगा तो सिंपल सी बात हम आपसे पहले भी कह चुके हैं और अभी भी यही कहेंगे कि यार सर यहां पर अगर इस अनुपात में
इस स्थिति में ये है तो उसी अनुपात में मिला हुआ होगा शुरुआत में भी। तो कितना आ गया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। यही तो आपका इनिशियल रेशो होगा, क्योंकि भाई मिलाने से पहले 10 लीटर डालने से पहले जो रेशो है वही इनिशियल रेशो रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, इस तरह से इसको कर सकते थे आप। तो ये आपको मैं नीट एंड क्लीन समझा रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे भाई एचसीएफ एलसीएम वाले जो परेशान हो रहे हैं दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे हमारी थ्योरी चलती है और सैटरडे संडे हम प्रैक्टिस करते हैं, यही मेरा नियम भी है। आप मेरे साथ शायद उसी दिन जुड़े होंगे तो आपको पता नहीं होगा, तो मैं पूरे रूल को फॉलो करता हूं। मंडे टू फ्राइडे थ्योरी एंड 2 दिन प्रैक्टिस, सिंपल 11 AM पे, ठीक है। 18 से क्यों नहीं निकाला? 18 तो डियर फाइनल वाला है ना। ए अनुपात बी क्या है? शुरुआती मिक्सचर है, शुरुआत में इनिशियल, तो हमें इनिशियल निकालना है ना। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सर हमें नहीं आया, इसलिए मैं कहता हूं कि आज आपको मैं 3 बजे मिक्सचर की थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो वहां ये सब चीजें क्लियर होंगी कि सर ऐसा हो क्यों रहा है और आपने ये -10 क्यों किया। क्योंकि आपको मैं जब शुरुआत में बताता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को इस तरह से समझो। जिन बच्चों को नहीं आया प्लीज एक बार समझने की कोशिश करो। मान लीजिए आपके पास कोई यहां पर मिक्सचर है और मिक्सचर में मान लीजिए कोई 2:3 में है। ऐसी मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 3:2 ही मान लेता हूं, एक एग्जांपल ले लिया मैंने मिक्सचर का। तो ये शुरुआत में अगर आप यहां से पानी निकाल दोगे या मिक्सचर निकाल दोगे, सुनना मेरी बात, यहां से आप मिक्सचर को, आपने कोई मिक्सचर निकाल दिया, तो आपको मैं हमेशा कहता हूं कि जो मिक्सचर निकला है वह किस अनुपात में निकलेगा, बताओ, उसका रेशो क्या होगा, और जो बचा हुआ है इसमें से उसका रेशो क्या होगा, कोई बता सकता है? मैंने आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि मिक्सचर इस अनुपात में था शुरुआत में। ये शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं आपसे, है ना, इनिशियल लेवल पे बात कर रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अगर कोई मिक्सचर आपका 3:2 में था, मिक्सचर 3:2 में है, आप कोई मिक्सचर आप निकाल दे रहे हो और बचा भी हुआ है, तो किस रेशो, सेम ही रहता है ना सेम। आप जानते हो ना इस बात को कि सर ये तो सेम ही रहता है, इसमें क्या बताने वाली बात है। तो मैंने कहा दोस्तों, मैं यही तो कहना चाहता हूं आपसे कि यहां पर फाइनल रेशो आपके पास था, आपने क्या किया, इन दोनों का निकाला भाई 12 और 18, लेकिन यहां आप जानते हो कि 10 लीटर आपका पानी मिला हुआ है, आपने घटा दिया। तो जो अब ये बचा हुआ भाग है यही तो इनिशियल रेशो को दिखा रहा है। अगला प्रश्न करिए। अगला प्रश्न ये है, आंसर देख के बताएं। अरे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये सब सिखाऊंगा आज आपको मैं। चलिए कैसे करेंगे डियर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 160 लीटर जूस के एक मिश्रण में 25% आपका पानी है। 160 लीटर आपका जूस है, उसमें 25% पानी है। कितना एक्स्ट्रा पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में पानी इतना हो जाए। मेरे दोस्तों आप क्या मिला रहे हो, आप पानी मिला रहे हो, तो कौन सी चीज सेम रहेगी, बाकी बचा हुआ कंटेंट। 160 का कौन सा हिस्सा, 25% अगर पानी है तो 75% जो हिस्सा है वह बराबर रहेगा किसके, x लीटर के। 40% अगर पानी है ना, तो आपसे क्या बोला जा रहा है, 60% आपका जो बाकी मटेरियल होगा वो होगा, क्योंकि जो रिमेनिंग मटेरियल है पानी के अलावा, क्योंकि आपने मानता हूं पानी डाला है, लेकिन आपको जो बाकी का मटेरियल है ना वो बराबर करना है, तो आपने कर दिया। 15 चौके 60 और 15 5 75, 4 से काटा आपने इसको 40 बार, तो यहां निकल कर आ गया 200। अब मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, यानी कि यहां जूस निकल कर आ रहा है 200 लीटर, जूस निकल कर आ रहा है 200 लीटर फाइनल में। तो हम ये कहते हैं कि भाई पानी मिला है और कुछ तो डाला नहीं आपने। 160 से आपने 200 कर दिया, तो आपने पानी कितना मिलाया, 40 लीटर मिलाया था।
तब जाके वो सारा काम हुआ है। तो 40 लीटर आपने मिलाया था, तब जाके आपका उत्तर आया है। आराम से जब जब आपका एक तरीके से आपका एक फोकस बन जाता है ना क्वेश्चन की तरफ, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि पानी आप मिला रहे हो तो पानी के अलावा जो चीज होगी कुछ भी हो सकती है, वो बचा हुआ जूस का पार्ट कितना है, 75% ही तो बचा है। वही अंत में 40% अगर पानी है, पानी की मात्रा 40, तो बचे हुआ भाग के 60% बराबर कर दो, बस हो गया। नेक्स्ट वन करिए, देखते हैं कौन करता है आंसर। आराम से करिएगा, है ना, सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं अच्छे से। कैसे करेंगे डियर, आइए समझते हैं, करते हैं, उड़ाते हैं। रवि अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है और महीने के अंत में उसको इतने रुपए मिलते हैं, बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो मैं कहता हूं 40 और 20 60 और 10 70 और 10 80। तो यहां पर आपके सामने ये कह दिया कि 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर खर्च करता है और महीने के अंत में उसकी बचत इतनी है। तो यार साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि भाई जो बचा रहा है वो 20% बचा रहा है और 20% की तो सेविंग बची है। क्यों? क्योंकि 80% तो लुटा दिया और वही किसके बराबर है, 1500 रुपए के बराबर है। तो आपका जो 100% होगा वह कितना हो जाएगा, 7500, और यही है उसका वेतन हुआ करता होगा। तभी तो आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न करिए, ढंग से करिए और जल्दी से जल्दी आप करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, एक उमेश वस्तुओं को क्रय मूल्य पर इतने परसेंट के लॉस पर 6 सही 1/4%, ये होता है सर 1/16, हमें पता है। इतने लॉस पर आप किसी भी चीज को बेचते हो, यानी कि खुद का लॉस हो रहा है, तो यानी कि 16 से 15 हो गया। आप खुद का लॉस कर रहे हो, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए सर, अब बोला जा रहा है सर लेकिन वह 8 ग्राम की बजाय है ना 7 ग्राम उपयोग करता है, गड़बड़ कर रहा है। 8 ग्राम की जगह वो 7 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि कोई ग्राहक उससे 8 ग्राम लेने आएगा तो वह 7 ग्राम पकड़ाएगा, यानी कि यहां वह वजन में 8 से 7 दे रहा है, तो प्रॉफिट में 7 से 8 हो गया। सक्सेसिव केस जिंदाबाद, 8 से काटते हैं 2 बार, तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 15, फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। देखो, लोगों को ये कह रहा है कि देखो 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 मैं लॉस में बेच रहा हूं, बिल देख लो मेरा, लेकिन वो गड़बड़ कर रहा है वजन में, तो लोग इस चीज को देखकर उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभार जो सामने होता है वो गलत होता है और जो पीछे से होता है वो सही होता है। तो यहां पर आपके सामने स्थिति स्पष्ट है कि भैया देखो, एक का प्रॉफिट है 14 के रेस्पेक्ट में है, गुणा 100 है, तो यहां पर हम कह सकते हैं 1/7% का प्रॉफिट। अच्छा लगा, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर 1/16 कैसे आया, उसने ना तो कभी जिंदगी में परसेंटेज पढ़ा है। अरे ये कारण है भाई, इन चीजों का एक वजह होती है, आप सीख क्यों नहीं पा रहे हैं। कारण यह है सर हम पढ़े ही नहीं, हमने परसेंटेज कभी सोचा ही नहीं कि कोई हमें परसेंटेज पढ़ाएगा और हम कर पाएंगे। और मैंने पढ़ाया है, एक बार पढ़ लोगे ना तो जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। इसी इसी कोर्स की प्लेलिस्ट में अगर आप 11 बजे वाली क्लास में देखोगे ना, परसेंटेज मैंने पढ़ाया है। लाइफ का बेस्ट से बेस्ट परसेंटेज आप पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ते हो तो। अब आप जाके पढ़िए, अब आपको ही ये सब काम करना होगा। अगला प्रश्न, ये मैंने याद तक भी कराए मैंने आपको ये। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा,
कल मैंने एनालिसिस करवाया है, आप लोगों ने देखा नहीं है, जाकर देख लेना है ना। देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है और बी ए का 200% है। बी जो है ए का 200% है, यानी कि 2/1, यानी कि बी अपॉन ए कितना दे रखा है, 2/1। तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बात बताइए सर। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात भी तो यही है, 1:2। तो कितने हो रहा है प्रॉफिट, 1 का 1 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 100% प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिटेबल हो रहा है। अच्छा लग रहा है? चलिए लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न खूबसूरत सा आपकी नजरों के सामने। समय सीमा समाप्त हो गई है, जरा देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर आने वाला है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 968 मीटर स्क्वायर और एक आदमी को उसके तिरछी तरह से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करने में कितना समय लगेगा। आप एक जानते हैं कि एक वर्गाकार मैदान होगा, यानी कि उसका एरिया दे रखा है, तो उसकी आपको भुजा पता होगी, ए होगी, और उसका विकर्ण होगा वह √2a होगा, है कि नहीं? बोले हाँ सर। यानी कि अगर हम बात करना चाहें a बराबर आपके सामने लिखना चाहूं √968, चलेगा? हाँ दौड़ेगा। कारण क्योंकि हमें पता है √968 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे सामने सॉल्व होके आएगा, क्योंकि हम एरिया है ना ये, तो एरिया को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको भुजा स्क्वायर के बराबर करना होगा, और भुजा स्क्वायर के बराबर करोगे तो ये सब आ जाएगा आपके लिए। तो सर ये है क्या, ये 484 × 2 है, यानी कि a बराबर निकल कर आ जाएगा 22√2। a बराबर अगर 22√2 आ गया ना डियर, तो आपका जो डायगोनल होगा उसकी लेंथ, तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज √2a, √2 इंटू 22√2, यहां पर आपके सामने आ गया 44। क्या आ गया? 44 इन टर्म्स ऑफ मीटर, 44 मीटर। ये आपकी दूरी आ गई। स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से गुणा करेंगे, इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लग जाएगा? डिस्टेंस 44 मीटर और 10 की स्पीड है, तो 4.4 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या आप सभी का यही आंसर आ रहा है? मैंने बहुत तसल्ली से बताया है, आराम से आप समझ सकते हो। इस प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को करके आप पेपर फोड़ सकते हो। इस संकल्प के साथ आप पढ़ाई करिए रेगुलर बेसिस पे, और मजा आएगा आपको पढ़ने में, ये मेरी गारंटी है। और आज दोपहर 3 बजे मैं आपको मिक्सचर की थ्योरी पढ़ाने वाला हूं अनअकैडमी पर। जुड़ जाइएगा, नीचे लिंक डलवा दूंगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद 5 बजे टेस्ट होगा वहीं पर, और 8 बजे फिर कैच द मैथ। ये रेगुलर लेते रहिए, फिर आराम से चिल मारिएगा, ठीक है ना? आज आप इतना कोटा पूरा कर लेंगे अपना कि हाँ आपको लगेगा कि मैं वीकेंड पे कुछ पढ़ाई करके आराम से रिलैक्स कर सकता हूं, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये लीजिए। कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं ना। चलिए यहां पर आपके सामने cos थीटा बराबर आपके सामने दे रखा है, तो मैं इसको cos थीटा को लिख सकता हूं x 2√xy। ये तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसका फर्दर आप सॉल्व कैसे करेंगे? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता ये क्वेश्चन कि कैसे हमें सॉल्व करना होता है, क्या क्या हमें करना होता है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपको बोला जाना है कि भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर ये सब है, अब तभी संभव है जब, तो यहां हमेशा याद रखें कि cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है?
क्या सर ये क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको मैंने कराए हैं उससे बाहर एक क्वेश्चन अभी तक नहीं जा रहा है बाहर। तो मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को करके जाएं कि होता कैसे है, तरीका अगर पता लग गया तो पेपर में तो कर लोगे। तो आप अगर इसको 1 के बराबर रखते हो तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy, और यहां से हम देख पा रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 0, और ये क्या हो गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। ये तभी संभव है जब x इज इक्वल्स टू वाई होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन, इसको आप अपने कॉपी में नोट करें, इसकी सॉल्यूशन को, दिमाग को, जो भी यहां लगाया गया है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहे पेपर में, क्योंकि ये पेपर में आते हैं, परेशान करते हैं। वीडियो को लाइक वाइक करते रहिएगा, है ना। ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो समझने की कोशिश करो। पहले से ही सोच लोगे कि नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा। अगला प्रश्न है, आप इसको उड़ा के बताइए कि क्या आंसर आने वाला है। मैं देखता हूं कि आप में से कितने विद्यार्थी इसको 20 सेकंड के अंदर अंदर कर पाते हैं। समय सीमा समाप्त हो गई, और ये क्वेश्चन कितना प्यारा है, चलिएगा देखते हैं। एक पेन को 100 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% का हानि हो गया। 200 में बेचने पर उसे लाभ बताइए। बोले गुरुजी 100 में बेचने पर 25% का हानि का मतलब हो गया 4 से 3। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। अब 200 में आप बेचना चाहते हो। बात ऐसी है सिर्फ और सिर्फ कि देखो ये 3 रेशो बराबर आपका किसके है? 100 रुपए के। तरीका समझना मेरा है कि नहीं। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 400/3। प्लीज सॉल्व ना करें, सॉल्व करने की गलती ना करें। ये 400/3 आ गया, क्योंकि 1 रेशो बराबर 100/3 है, 400/3। ये आपका सीपी आ गया। अब आप क्या चाह रहे हो? 200 में बेचूं मैं, तो नया आपका सेलिंग प्राइस ये है, तो आप हमेशा रेशो में लेके चलें। ये जो 3 है ना, इससे गुणा कर दो, काम खत्म। यानी कि 400 आपका क्रय मूल्य हो गया और 600 आपका विक्रय मूल्य हो गया। ये लो, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। 200 रुपए का प्रॉफिट है, 400 के रेस्पेक्ट में है, गुणा 100, 50%। तो परसेंटेज प्रॉफिट आप निकाल के बैठ गए 50%। हो गया, उड़ा दिया बस। अगला प्रश्न करके बताएंगे आप, जल्दी से देखते हैं क्या आता है। मैं समझाऊंगा जिसको नहीं आएगा। अरे ये सभी एग्जाम की प्रैक्टिस चल रही है ना, ध्यान रखना। आइए देखते हैं। साइन 330, साइन 330 को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं ना। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकता हूं? कॉस 420 को 360 प्लस 60 डिग्री। इसी प्रकार साइन 270 को क्या लिख सकता हूं? 180 प्लस 90। अब तरीके देखना प्लीज, आप सब लोग समझने की कोशिश करिए। अरे बोले गुरुजी अगर हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना, 360 में से 30 गया तो ये यहां आ गया ना, क्योंकि ये 0 होता है, 360 भी यही होता है, एक चक्कर लग गया पूरा। ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, फिर ये 360 होता है। अब 360 में से 30 गए, 360 पे कभी एंगल साइन रेशो चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये कितना बन जाएगा? माइनस का साइन 30, क्योंकि उसका इलाका नहीं है ना भाई। माइनस कॉस कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो कॉस का वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो माइनस कॉस 60, कोई टेंशन नहीं। अब आप मुझे बताइए, अगर आप साइन को देखते हैं, साइन कहां है? यहां है, यहां साइन 90 बराबर आपके सामने ये होता है। तो आपको सिंपल सी बात ये समझनी होगी कि साइन 270 कितना होगा? -1, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस।
तो अब सबके आंसर अचानक से चेंज, हवा बदल गई है, हो गई ना हवा। क्योंकि क्या हो जाता है कि आप जल्दीबाजी इतनी कर देते हो कि आंसर भी आ रहा हो ना तो भी गलत हो जाएगा। तो भाई देखो सिंपल सी बात है सर, यहां साइन 270 होगा -1, अब माइनस माइनस हो जाएगा +1, और माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 तो माइनस का 1, तो आंसर आएगा 0। 0 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आप आंसर लगाएंगे और अच्छे तरह से आप आंसर दे पाएंगे। प्लीज लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को बहुत ही अच्छे तरह से, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पेपर में बार बार आते हैं और आते ही रहेंगे, और पेपर का लेवल यही रहने वाला है। कुछ लोगों को लगता है हाई करिए हाई करिए, हाई क्वेश्चन आते ही नहीं है, 1 या 2 मुश्किल से, वो भी एक एक लाइन के होंगे। तो आप बिल्कुल ये मत सोच के चले, मैं जो लगातार आपको कैच द मैथ में फ्री प्रैक्टिस करा रहा हूं आप उसे लेके बैठते रहे बस। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप फोड़ कर आओगे। ये तो सैटरडे संडे में यहां प्रैक्टिस कराता हूं और रेगुलर बेसिस पे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एचसीएफ एलसीएम तो चल रहा है सब, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे मेरे साथ में। अगला प्रश्न आपके पास ये लीजिए, करके बताइए क्या आंसर आएगा। अरे सारे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, आप करें। आइए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वजन मशीन गेहूं से पूर्णतः भरे बर्तन का 53 किलोग्राम है, गेहूं से आधे भरे बर्तन का 28 किलोग्राम है, तो खाली बर्तन का वजन बताओ। क्या क्वेश्चन है यार, एक नंबर क्वेश्चन है। लॉजिकली बात करता हूं, अगर मान लीजिए ये बर्तन है और मान लीजिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है, गेहूं भरा हुआ है। अब हमसे कहते हैं कि मान लिया 1 किलोग्राम गेहूं का वेट, 1 किलोग्राम गेहूं का वेट कितना है, Y है। अरे 1 किलोग्राम गेहूं का रुपीस है ना, या 53 किलोग्राम दर्शाता है, 1 किलोग्राम को हमने Y मान लिया, सही है ना। ठीक है, 1 किलोग्राम हमने ये मान लिया कि भाई गेहूं का वजन अपने पास कितना है, ये है। अपन 2 इक्वेशन बना के 2 वेरिएबल बना के करेंगे, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, आपको मैंने पढ़ाया भी था पहले। तो चलो इसको इस तरह से करने की बजाय डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। तो सर कैसे करेंगे भाई, देखो 53 किलोग्राम ये हो गया और 28 किलोग्राम ये हो गया, तो डायरेक्ट करते हैं। 53 में से 28 गए तो कितना आ जाएगा भाई, 53 में से 28 गए तो कितना आ जाएगा, बोले 25 आ जाएगा, 25 केजी। आपको खाली बर्तन का निकालना है ना सर, बिल्कुल निकालना है। तो मुझे बताइए, अगर गेहूं से पूरा भरा हुआ है तो टोटल वजन कितना हो जाएगा बताओ। गेहूं से अगर पूरा भरा हुआ है तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई टोटल वजन कितना हो जाएगा, क्योंकि एक वजन मशीन गेहूं से पूरे भरे बर्तन को 53 किलोग्राम नापती है और आधे भरे बर्तन को 28 नापती है। तो लगाइए दिमाग, पूरे भरे बर्तन को 53 और आधे भरे बर्तन को 28, तो जो यहां हम कह सकते हैं कि 25 किलोग्राम आ गया, तो उसमें गेहूं कितना है, 50 किलोग्राम टोटल। पूरे वाले में बात कर रहा हूं, पूरे वाले में टोटल गेहूं 50 केजी होगा। अरे भाई ये आधे वाले में 25 है तो पूरे में 50 नहीं होगा क्या। 50 अगर गेहूं है, 53 अगर टोटल है, तो 3 किलोग्राम का बर्तन हो गया। बिना इक्वेशन के करवा दिया मैंने ये सॉल्व, ठीक है, बिना इक्वेशन के सॉल्व करवा दिया है मैंने। दोबारा समझाऊं, दिक्कत आ रही है, दोबारा समझाऊं एक बार, बस ऑरली समझते हैं भाई। कॉमन सेंस लगाना कि भाई पूरा भरा हुआ है ना गेहूं से, तो 53 किलोग्राम है और आधे भरे का वजन 28 है। तो मुझे आप सिंपल सी बताओ, अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं तो बर्तन का बर्तन से वजन घट जाएगा और जो बचेगा वो केवल गेहूं बचेगा आधा। आधे गेहूं का वजन 25 किलोग्राम है और अगर पूरे बर्तन का वजन निकालेंगे तो 50 हो जाएगा।
तो गेहूं गेहूं 50 किलोग्राम का है और टोटल 53 किलोग्राम दिखा रहा है, तो 3 किलोग्राम का क्या होगा, बर्तन होगा। बस सोच का फर्क है, आप सोच बदलिए, आंसर बदल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्लीज आंसर दीजिए और लाइक और शेयर करते रहिए। कम ऑन गाइस, बेहतरीन प्रश्न आपकी नजरों के सामने, बिना इक्वेशन की हमने कर दिया। लो आइए भैया करते हैं, काफी बेहतरीन प्रश्न है। देखिए आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 99, आपको दे रखा है ए बी बराबर 11। क्या फैसिलिटी मिल सकती है, बोले यार तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के निकाल के दिखाओ ना। वही आपके पास सामान पड़ा हुआ है, आपने सारा सामान यूज कर लिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 99 और 22 121, 121 का कितना हो जाएगा ए प्लस बी हो गया 11। सर इसका क्या करोगे आप, अब जब ये आ गया तो वो भी निकल जाएगा, क्यों, अरे वही क्यूब वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, लगा दीजिए, सब कुछ आपके पास है ही। ए प्लस बी का होल क्यूब 11 का क्यूब 1331, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab यानी कि 3 इंटू ए बी का वैल्यू 11 और ए प्लस बी की वैल्यू भी 11, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा 1331 माइनस 121 इंटू 3 363 माइनस कर दीजिए आप, तो 11 में से 3 गए तो 8 इकाई का अंक कौन से ऑप्शन में, केवल एक में, ऑप्शन नंबर बी। कर पा रहे हो क्या, अरे हाँ या ना में जवाब दो, मजा आ रहा है ना, फोड़ पा रहे हो ना, तरीके से करिए क्वेश्चन को। मैंने पहले निकाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर, ए प्लस बी निकल कर आ गया, तो मैंने होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया क्योंकि मुझे क्यूब निकालना था ना, तो ए भी पता है, ए प्लस बी पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब पता है, यूनिट डिजिट से सॉल्व किया, क्योंकि यहां 11 आएगा और यहां आ रहा है 3, अब 11 में से 3 गए तो कितना होता है 8, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न तरीके से कम ऑन गाइस, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, करिए इसका आंसर क्या होगा। खूबसूरत सा प्रश्न है और खूबसूरत से विद्यार्थी समझ कर करेंगे इसको, है ना, जिसको नहीं आता टेंशन नहीं लेने का है, मैं समझाऊंगा। एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समद्विबाहु समलंब के समान है। अब जिसका आधार 5 मीटर चौड़ा और ऊपरी भाग 7 मीटर चौड़ा, यदि नहर की गहराई 4 मीटर है और लंबाई 220 मीटर है, तो नहर की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है। तो बोला गया है कि जो उसका बेस है, नहर का जो आधार है वह कितना है, ट्रेपेजियम है, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको अधिकतम क्षमता निकालनी है तो वॉल्यूम आपको निकालना है, तो कोई भी आकृति आपके पास हो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, यही पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अब आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, बेस एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर साइड्स का सम इनटू उनके बीच की दूरी, परपेंडिकुलर हाइट निकालते हैं। सर क्या क्या दे रखा है, 1/2 समांतर भुजाएं क्या क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखो साफ साफ दिख रहा है, 5 मीटर चौड़ा और 7 मीटर, तो यहां आ गया सर 5 और 7, और ऊंचाई कितनी है आपके सामने 4, ये हो गया सर सॉल्व करने पर, तो कितना आ गया 70 आ गया। अब बस आधार का क्षेत्रफल 70 है और 220 मीटर लंबा है, यानी कि इतनी आपके सामने ये 22 सत्ते
आपके सामने कितना निकल कर आ जाएगा, सही है क्या? सॉरी 7 और 5 12 है, गुणा कहाँ कर दिया भाई साहब आपने, साहिल सर गुणा क्या है कर दिया, ये हो गया 7 और 5 12, 6 चौके 24, तो 4 दूनी 8, 25 22 दूनी चंबर, ऑप्शन नंबर ए आएगा। 8000 तो हो ही नहीं सकता, यही आ रहा है क्या आप लोगों का? ए आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, मजा आ गया, अच्छे से कर पा रहे हो आंसर? चलिए उड़ा दिया भाई, लाइक वाइक करते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कि क्या जवाब आपका आता है। कम ऑन गाइस। तो सर ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने देखने का फर्क है बस। अगर आप 6 + 2√6 लिख रहे हो और अंदर p-1 करने को बोल रहा है, तो मतलब अंदर वही बोल रहा है जो हमें आता है, 5 + 2√6 अपॉन 1 अपॉन √5 + 2√6। अब कहानी बहुत नीट एंड क्लीन है। 5 + 2√6 का रूट तो अब आपको उंगली पे रट गया होगा, √3 + √2, और इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, √3 - √2, 1 अपॉन, सॉल्व करने पर 2√3 आंसर आ गया भाई। 2√3 किन किन का राइट आंसर आ रहा है, वही सही है, 2√3 विल बी योर राइट आंसर। उड़ाते जाइए, करते जाइए, रुकना नहीं है, और आपको बस सीखते जाना है। 2 काम ही तो हैं आपके पास, सीखना सीखना सीखना, तीनों एक ही है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये लीजिए। एक बच्चा कह रहा है 6 लिखा है, सर 6 होगा। अरे मेरे दोस्तों, आप सच में वास्तव में मतलब सामने के सामने चीजें होती हैं और फिर पेपर में कहते हैं ना गलत हो जाता है सर हमसे। कारण बताता हूं, अरे भाई साहब इस p को यहां रखोगे तो p-1 क्या हो जाएगा, 6 + 2√6 में से आप 1 नहीं घटाओगे क्या, तो ये 5 + 2√6 नहीं हो जाएगा क्या? इतना क्यों घबरा रहे हो भाई, हाँ इतना क्यों घबरा रहे हो? एक बच्चा कह रहा है वहां 6 है सर, वहां 6 है, आपने गलत लिख दिया। अरे भाई गलत नहीं लिखा, सही लिखा है वो, ठीक है। अब आप समझो कि क्या गलती आप कर रहे हो पढ़ने में। और अगर आपको कभी भी किसी अपरिमेय संख्या का रूट निकालना हो तो सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो सर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, हमें कैसे पता चलेगा? तरीका यही है, √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, ये इसी का ही होल स्क्वायर है, सॉल्व करने पर यही आ रहा है, और इसका अंडर रूट लेना है क्योंकि हमें वही निकालना भी है। तो ऐसे हमने किया। नहीं ऐसा कह रहा है बच्चा, कह रहा है बता दिया करो। अरे भाई सिंपल सा लॉजिक है, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको लिखा है, तो आप ये कह रहे हो कि आपने गलत लिखा है, भाई माइनस करो ना। चलिए भाई लाइक वाइक करते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर बताइए क्या होगा। आंसर भी आ गया। समय सीमा समाप्त करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं अग्रसर हूं। एक ट्रेन एक समान गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लग जाते हैं। भाई कहानी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम अधिक हो जाती है तो 10 घंटे कम लगते हैं। यानी कि दूरी बराबर, अगर आपकी दोनों चालें हैं और उन चालों का अंतर ही आपको लेना होगा, क्योंकि यहां आपको कम या ज्यादा दे रखा है समय का अंतराल, यही वाला तरीका है।
अब ये कारण क्या हो गया सर? कारण वही है, 60 किलोमीटर आप तय कर रहे हो दूरी, आपकी एक स्पीड x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी x प्लस 8, अंतर कितना हो जाएगा 8, और टाइम डिफरेंस कितना है 10 घंटे। सॉल्व कर लिया, 10 से काटा मैंने इसको 6 बार और 8 छिंग 48। अब आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दें कि x की वैल्यू क्या रखी जाए जिससे कि मामला सेट होता नजर आए। 4 रखें, क्योंकि 4 रखेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा। क्या बात है सर, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप दिमाग लगाएं बस अपना, उत्तर आते रहेंगे। भाई आप 5700 लोग देख रहे हैं और लाइक बहुत कम है, यानी कि करीबन 3000 बच्चों ने अभी तक लाइक ही नहीं किया है। करते रहा करो, ये काम चलता रहना चाहिए, जिस तरह से पढ़ाई आपकी प्यारी तरह से चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन खूबसूरत सा है, इसका आपका जवाब आपका बनता है। मैं आपको समय देता हूं, दीजिए क्या आंसर होगा, फिर मैं समझाऊंगा, है ना। आइए, आएगा आएगा आएगा। 4 साल पहले एक परिवार की औसत आयु 21 साल थी। उसके ठीक बाद एक एक नए बच्चे का जन्म हुआ था और वर्तमान से x साल के बाद परिवार की औसत आयु इतनी हो जाएगी। तो परिवार में आरंभ से 4 सदस्य थे, तो x का मान कितना होगा बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा सा आप है ना, मतलब साथ में सोचना, है ना प्लीज। 4 साल पहले का एवरेज दे रखा है परिवार का, तो आज कितना होगा एवरेज, केवल एवरेज की बात कर रहा हूं, 25 हो जाएगा आज। अगर हम बात करते हैं 4 साल पहले का दे रखा है तो आज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत? 4 साल पहले एक परिवार का औसत आयु 21 साल थी, एवरेज की बात करता हूं, प्रेजेंट औसत कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 4 साल बाद, है ना। कोई दिक्कत है क्या? एक भाई, जितना भी साल होता है ना, जितने साल पहले का औसत दे रखा है, वर्तमान में लाने के लिए, वर्तमान औसत के लिए आप उतने ही साल जोड़ देते हो औसत में भी। अभी हम आदमियों का पता नहीं, हम देखेंगे एक बार आराम से एक बार। उसके ठीक बाद एक नन्हे बच्चे का जन्म होता है और वर्तमान में x साल के बाद परिवार की औसत आयु 25.8 हो जाएगी। परिवार में आरंभ में 4 सदस्य थे स्टार्टिंग में, तो x का मान बताइए क्या होगा। भाई देखो ऐसी बात है, अभी यहां पर मैं कह सकता हूं कि भाई 5 है, अगर मैं 25 परिवार की औसत आयु मान रहा हूं, या परिवार में पहले तो 4 थे तो उनका तो 100 ही होगा उनका। अब इसी बीच एक बच्चा भी हुआ है, x साल का मैंने मान लिया, एक बच्चा है, मान लिया, x साल का मत मानो, y साल का मान लो, y साल का एक बच्चा है, ठीक बाद अब जन्म हुआ उसका। अब 22 साल के बच्चे को छोड़ो, आप ये देखो कि 25.8 क्या है, परिवार की औसत आयु है x साल के बाद, वर्तमान से x साल के बाद, ओके, वर्तमान से भी x साल के बाद। हमसे ट्विस्ट खेल रहे हैं, कर लेंगे। 25.8 इंटू 5, 8 पंजे 40, 4 25 पंजे 125, है ना, और 4 कितना हो गया, 8 पंजे 25 पंजे 125 और 4 129, ठीक है 129, ये 129 है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो आयु होगी ना, तो उसमें बच्चा भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर आपका एक बेबी भी होगा, हाँ बेबी भी होगा भाई, एक बच्चा भी होगा यहाँ पर इंक्लूड। तो कहने का मतलब ये है कि
थोड़ा सा ट्विस्ट तो है, वाकई में बेहतरीन क्वेश्चन है। 129 तो ये हो गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बच्चा कब जन्म हुआ, उसके ठीक बाद। मान लेता हूं कि अगर बेबी भी अगर जन्म हो गया भाई 4 साल पहले, तो अगर मैं अभी बात करते हैं तो 104 साल एज हो जाएगी वर्तमान में, पूरा परिवार है, और ये 129 हो गया, तो 25 और 5 जनों के हिसाब से तो 5 साल आंसर आ जाएगा। एक स्टार और दे देते हैं, 5 ईयर आंसर आएगा, 5 ईयर। मजा आ गया, अच्छा लगा। अब नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा भाई। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक बाद बोला गया है ना, ठीक बाद यानी कि तभी हो गया था, तो 4 साल बच्चे के भी हो गए वर्तमान तक, तो मैंने 104 कर दिया। अब 100 तो 4 सदस्य थे, एक बच्चा भी आ गया, 104 हो गया। 104 से 129 हो गया, ये वर्तमान की स्थिति है। 129 हो रहा है, 25 बढ़ रहा है, 5 सदस्यों में कितने साल बाद बड़ा होगा? 5 साल बाद। दोबारा बताता हूं आराम से, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा लो। दोबारा से बताता हूं, देखो 4 सदस्य, 4 साल पहले उसका 21 था, 4 साल पहले परिवार होगा कोई, लेकिन प्रेजेंट में कितना होगा उसी परिवार का, बच्चे बच्चे को भी ध्यान मत रखो आप, तो सर उसी परिवार का तो अब 25 हो गया एवरेज। 4 जने थे पहले भी, आरंभ में भी 4 थे, तो 100 हो गया। अभी मैंने बच्चे को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ठीक बाद बच्चा भी हो गया, तो 4 साल का बेबी हो जाएगा। 4 साल का बेबी हो गया तो 104 उस परिवार की प्रेजेंट एज हो गई, जहां पर 5 सदस्य मौजूद हैं प्रेजेंट में। अब ये बोल रहा है कि 25.8 हो जाता है x साल बाद, x साल बाद वर्तमान से, तो 25.8 इंटू 5 सदस्य 129, पूरा परिवार 129 साल का है। तो यार 104 से 129 चले गए तो 25 साल का इंक्रीमेंट हुआ 5 सदस्यों में, तो 5 साल बाद ही तो हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन था भाई, ध्यान देना। हाउ मेनी पीपल, हाउ टू, लिख रखा है ना चंदू भाई, क्वेश्चन पढ़ ले भाई यार, हाँ क्वेश्चन पढ़ ले यार। इक्कीस कहाँ, अरे वो 21 पे अटका पड़ा है। आइए, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज दे रखा है। एक समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है मेरे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस एक ऐसी आकृति है, पी क्यू आर एंड एस, जिसकी प्रत्येक भुजा 24 है, 24, और पी क्यू आर बराबर आपको दे रखा है 120। अच्छा, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता है क्या, कि सर भाई आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सुना है? और ये कितना हो जाएगा 60, और ये भी 60। क्यू एस की लंबाई बताइए भाई। प्रत्येक भुजा आपकी 24 की हो गई। अब आपको पता है कि अगर ये 24 की है और ये आपका 120 है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है, तो क्यू एस की लंबाई आपको बतानी है। मेरे दोस्तों ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो ये तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अब एक समबाहु त्रिभुज बन गया तो क्यू एस भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आया मजा, अच्छा लग रहा है? अरे 24 ही हो जाएगा ये, कारण क्योंकि 60 60 60 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ना। और यही शानदार प्रॉपर्टी नजर आती है यहाँ पर। मैं अब डिस्कस करता हूं आपसे, क्या चीज है ये, कहानी क्या हुई सर इसके पीछे। देखो दोस्तों, सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि अगर आप रोम्बस लेते हैं जहां पर एक एंगल आपको 120 है, तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होंगे, और विकर्ण जो होगा
वह एंगल बाइसेक्टर भी होता है, कोण समद्विभाजक भी होता है। तो 120 को 60-60 में बांट दिया, अब ये 60 है ही, सिंपल हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न करके बताएं, उड़ा के बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। कैसे करेंगे, आ जाइए। 11, 8, x 7, 9 और 10 का माध्य और बहुलक समान है, तो x का मान क्या होगा भाई। माध्य और बहुलक समान है तो स्थिति किस तरह से बनाई है, 11 और 8 19, 19 और 7 26, 26 और 10 36, 36 और 9 45, 45 प्लस x बटे 1 2 3 4 5 6 बराबर x, क्योंकि आपका जो एवरेज है वही होगा जो आपका बहुलक है। अब बहुलक वही होगा जो रिपीट होगा, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 45 बराबर 5x, x बराबर 9, तो 9 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 9 विल बी योर राइट आंसर। भाई सेशन को लाइक वाइक करते रहिए, शानदार क्वेश्चंस आपको कोहरे को मिल रहे हैं, और बढ़िया करिए ना। और आज 3 बजे मिक्सचर पढ़ना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए, करके बताइए क्या आंसर आपका आने वाला है। ऐसे गलती हो जाती है, 4x लिख दिया, 45 आएगा। चलिए क्या हो गया भाई, a और b बराबर 3/5 है, तो देखो क्या आ रहा है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 अपॉन 3 तिया 9 और 4 पंजे 20, तो 15 और 10 25 और 29। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करिए करिए करिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कम ऑन। कैसे होगा, एक परीक्षा में रवि ने x% अंक प्राप्त किए और 48 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में राजू ने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए और इतने अंक अधिक आए, तो x का मान ज्ञात कीजिए यदि अधिकतम अंक 400 हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं 400 अगर उसके अधिकतम मार्क्स हैं तो रवि को कितने प्राप्त हुए, 400 का x% और 48 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 48 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो आप एक शर्त को बराबर कर सकते हो पासिंग मार्क्स वाली को। इसी प्रकार उस 400 में से रवि के कितने आए, राजू के कितने आए, 2x माइनस 3% और 36 अंक कम होते तो वो भी पासिंग मार्क्स के बराबर ही होते, क्योंकि वह ज्यादा लेकर आया था। अब सॉल्व करने पर, सॉल्व करेंगे तो देखो सर 2 जीरो से 2 जीरो चला गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, और बाकी अब आपके हाथ में 4x प्लस 48 बराबर 8x माइनस का 12 माइनस 36, तो ये कितना हो गया भाई 60, 96 बराबर 4x और x बराबर कितना हो गया 24। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, x का मान 24। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, कारण सिर्फ इतना ही होता है कि यार सर सिखाइए। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आपको तरीका पता होता है और आप आंसर दे सकते हैं। तुक्के देने वाले आंसर 27 भी निकालेंगे, जो कि गलत होगा उनका, है ना डियर, क्योंकि कारण आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट करिए भैया।
कैसे करेंगे, आ जाते हैं, देख लेते हैं। x और y किसी टंकी को 20 मिनट और y किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। एक z भी है, यदि एक्स वाई जेड को खोला जाता है तो टंकी 12 मिनट में भर जाती है। तो आपके सामने कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये कितना है, बोले प्लस का 3, ये कितना है प्लस का 4, और ये कितना है प्लस का 5। अब यहां आपको पता लग रहा है कि x और y तो आ रही है 7 और ये आ रहा है 5, यानी कि जो जेड है वो निकासी पाइप है जो दो की एफिशिएंसी से खाली कर रही है। तो जेड खाली करने में कितना समय ले लेगी, 60 यूनिट को 2 की एफिशिएंसी से खाली करने में 30 मिनट ले लेगी, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए 30 मिनट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, मिक्सर का जो सेशन है 3 बजे होगा, अनअकैडमी पर होगा, फिर उसके बाद 5 बजे उसी का टेस्ट होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, नीचे मैं लिंक भी पिन करवा दूंगा, है ना, टेंशन ना लो। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 5 घटा दिया जाए तो 36, 48, 21, 28 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हमने क्या किया सर, 36, 48, 21, 28, इसका क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एलसीएम। तो चलिए देखते हैं एलसीएम निकल कर क्या आया, 36, 48, 21, 28। 4 से भाग देंगे, 4 नाम 36, 12 चौके 48, 21 और 4 सत्ते 28। 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 7, फिर 7, फिर 3 और फिर 4। तो 4 तिया 12 सत्ते 84 इंटू 12, 84 इंटू 12, 1008। ठीक है, उस संख्या में 5 जोड़ने 5 घटाने पर क्या आना चाहिए, आंसर कितना आ जाएगा, 1013, 1013, 1013। क्योंकि क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट कहता है वो क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से 5 घटाने पर यह संख्या आ जाए जो इन सबसे डिविजिबल हो जाए। हालांकि हम एचसीएफ एलसीएम में ये सब पढ़ेंगे अभी, जो कि हमारा चल रहा है। नेक्स्ट वन करके बताएं क्या आंसर होगा। समय सीमा समाप्त हो गई, क्वेश्चन को देखते ही करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 140 और 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अगर यहाँ पर दोनों की स्पीड को अगर डिस्टेंस को अगर जोड़ दिया जाए तो वह 300 आ गया, और विपरीत दिशा में अगर वह चल रही है तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। 5/18 से गुणा करना हमारा बनता है फर्ज, और टाइम निकाल देंगे बस, और क्या करें। सॉल्व कर लिया भाई ये, और क्या, 18 तिया 54/5, 10.8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपका आ गया होगा आंसर। अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करने चलिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया।
कैसे करेंगे डियर? देखिए, एक दौड़ प्रीति रुचि को 350 मीटर की बढ़त देती है। प्रीति रुचि की चालों का अनुपात आपके सामने है, तो जीतने का स्थान कितनी दूरी पर स्थित हो कि प्रीति तथा रुचि समान समय पर उसे पार कर सके। टाइम आपका सेम है। अगर टाइम आपका सेम है तो आपकी जो स्पीड का रेशो है वह यही होगा, 20:13 जो कि दे रखा है, ये आपका स्पीड का रेशो है, प्रीति और रुचि का स्पीड का रेशो। तो डिस्टेंस का रेशो क्या होगा? सेम ही रहने वाला है। हाँ सर, बात तो उचित है, क्योंकि टाइम अगर कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, 20 और 13। तो कितने कितने की बढ़त मिल रही है? 7 की। 350 मीटर के बराबर है। एक बराबर कितना हो गया? 50। तो क्या बोला गया है कि भाई जीतने का स्थान कितनी दूरी पर होगा, तो जो पूरी दौड़ करेगा वही पूरी जीतेगा। यानी कि यहां पर 20 × 50 किया तो 10 मतलब 1000 आपका मीटर, यही आपकी पूरी की पूरी दौड़ आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन करिए, उड़ाइए भाई, इसे भी कर दिखाइए आप। आइए भाई, कैसे करेंगे देखते हैं। 2 और 0 रैखिक समीकरण, इसका एक हल है, तो k का मान बताइए। तो ये आपका होता है x निर्देशांक और ये आपका होता है y निर्देशांक। तो x की जगह आप रख दीजिए 2, y हो गया आपका 0 है, तो k की वैल्यू निकल कर आ गई 4। अगला क्वेश्चन करके बताएं, फटाफट फटाफट करिए, खींच के फटाफट, 15 सेकंड में। आलोक कह रहा 11 बजे का क्लास नहीं हुआ। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2/3, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5/3, आयतनों का अनुपात कितना होगा बताओ? 4/9, h की वैल्यू 5/3, तो ये हो गया सर 20/27। अगला प्रश्न भाई लाइक वाइक खींच के करते रहिए जिन्होंने नहीं किया है। अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से करिए, 25 सेकंड में करिए, मात्र 25 सेकंड के अंदर अंदर। समय सीमा समाप्त हो गई। देखिए क्या करना है, एक लोहे के घन के 3 किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उन्हें पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो क्या करेंगे भाई, अगर मैं लोहे का एक घन बना रहा हूं तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? भुजा क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, 216, 512 और 1000, 1728। तो भुजा कितनी निकल कर आ गई? 12। बस हो गया आंसर। बिल्कुल मिलेगा मोहित, चिंता ना करो, हर पेपर का मैं क्वेश्चन आपको फंसा के दिखाऊंगा। मेरा काम ही यही है कि एक अच्छे से पढ़ाकर वो क्वेश्चन कराना जो बच्चे के पेपर में आए। आप देकर आओगे तब आपको पता लगेगा कि यार ये सर सही बोलते हैं, है ना। और कैश द मैथ करते जाओ, बढ़िया तरीके से पेपर फोड़ कर आओगे, कोई भी हो चाहे। मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास से आएंगे, करिए। चलिए कैसे करेंगे देखिएगा। रमेश ने गणित में जितने अंक प्राप्त किए
उसके 60% अंक रसायन विज्ञान में प्राप्त किए, जितने अंक भौतिकी में प्राप्त किए उसके 60% अंक गणित में प्राप्त किए। यदि अंकुर ने तीनों विषय में कुल 147 अंक प्राप्त किए तो बताइए रसायन विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त किए गए। अच्छा क्वेश्चन है। तो रमेश ने गणित में जितने अंक प्राप्त किए उसके 60% अंक रसायन विज्ञान में प्राप्त किए। ठीक है, मैथ्स, केमिस्ट्री, और जितने अंक भौतिकी में प्राप्त किए उसके 60% अंक गणित में प्राप्त किए। फिजिक्स, अभी रमेश अंकुर है, ये बताओ पहले तो। अंकुर आएगा, ये रमेश नहीं है। ठीक है, तो भाई क्या कहानी है देखो जरा। तीनों विषयों में कुल 147 अंक हैं, तो उन्होंने तो प्राप्त किए गए हो तो रसायन विज्ञान में कुल कितने होंगे। देखो दिमाग का खेल है सारा का सारा, पूरा का पूरा दिमाग का खेल है। बोले सर कैसे। मान लिया मैंने फिजिक्स में कि उसके 100% अंक आ गए, तो जितने अंक उसने भौतिकी में प्राप्त किए उसके 60% मैथ में, तो 60% मैथ में, और केमिस्ट्री में उस मैथ का भी 60%, 36% केमिस्ट्री में। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया। तो बोले सर 196%, और यही किसके बराबर है, 147 अंकों के बराबर है कि नहीं। 7 से काटा, 7 7 दूनी 14, बचे कितने अपने पास 5, 7 8 56, और ये हो गया 21। तो आपसे बोला गया है कि रसायन विज्ञान में कुल अंक कितने हैं, तो यहां से मैं 1% निकाल सकता हूं क्या। 1% 21/28 आ रहा है, और रसायन विज्ञान का कितना है 36। तो निकालना कितना आ रहा है भाई। सर 7 से काटा 4 बार, 7 से काटा 3 बार, 4 से काटा 7 बार, 21 आ रहा है भाई मेरा। तो आपका भी यही आ रहा है क्या। सॉरी 9 आएगा, 27 आएगा, 27। ऑप्शन नंबर ए 27। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने काफी अच्छे तरह से इसको बता दिया है आप लोगों को। नीट एंड क्लीन क्वेश्चन है ना। तरीका वही लिखा, फिजिक्स को 100 मान लिया, क्या दिक्कत है। इसको 60, इसका 36, एक तरीके से रेशो निकाल के भी कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है 29th और 30th, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, कर लेंगे, बस हो जाएगा। चलिए, साथ के साथ आज की पूरी प्लानिंग सुन लीजिए मेरे दोस्तों। रात को 8 बजे कैच द मैथ होगा। आप अगर नहीं पढ़ रहे हो ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो फिर मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूं कि जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं सबका सिलेक्शन होगा ही होगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रात को 8 बजे अनअकैडमी पर कैच द मैथ में जुड़ना ना भूलना। ठीक है, साथ के साथ में सुपर सैटरडे है आज। अभी मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी कौन सा टॉपिक होगा, जल्दी से बताइए। 3 बजे अनअकैडमी पर मैं मिक्सचर की कंप्लीट थ्योरी पढ़ाने वाला हूं कि कैसे क्या क्या होता है। आराम आराम से समझाऊंगा, जिसको समझना है वो आ जाना 3 बजे अनअकैडमी पर। उसके बाद 5 बजे होगा प्यारा सा टेस्ट, प्यारा सा टेस्ट होने वाला है 5 PM पर, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और 8 बजे कैच द मैथ। बस, तो ये आज की पूरी प्लानिंग है, छोड़ना नहीं है, कस के पकड़ना है। ठीक है ना डियर। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा। साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना होगा अनअकैडमी पर। कैसे आप जाएंगे, एसएससी एग्जाम में जाना है, स्पेशल क्लासेस पे जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरी प्रोफाइल पे चले जाना, और स्पेशल क्लास पे जाने के बाद सी ऑल पे चले जाना। जैसे ही जाओगे 8 PM वाली क्लास आपको देखनी है, और एंटर इनवाइट कोड में साहिल 10 एज ए कोड आपको लगाना है। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे अनलॉक हो जाएगा। अगर आप मेरे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन माय फाउंडेशन कोर्स एज वेल। सब कुछ डिटेल में मिलेगा, एक पूरा तरीके से मिलने वाला है। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो फोड़कर आओगे पेपर्स। 12 महीने और 24 महीने का कोर्स लो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। एसएससी एग्जाम में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, और बढ़िया तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते रहिए, और फिर सिलेक्शन की नींव रखिए। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर जुड़ सकते हैं, और जुड़कर आप एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को। किसी भी कैटेगरी में अगर कोई भी कोर्स लेते हो अनअकैडमी पर तो भी साहिल 10 लगाना है आपको। ठीक है, बस। और आप अनअकैडमी कॉम्बैट में भी हिस्सा ले सकते हो, एसएससी कॉम्बैट में।
साहिल 10 लगाकर। तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे तरह से पढ़ते रहें। अभी मैं 3 बजे अनअकैडमी पर क्लास होगी, 5 बजे अनअकैडमी पर क्लास होगी और साथ के साथ आपके लिए 8 बजे होने वाली है। 12:30 बजे ग्रुप डी वालों के लिए क्लास है, तो बिल्कुल होगी क्लास, ठीक है ना। 12:30 बजे भी क्लास है, तो अभी हम मिलते हैं 12:30 बजे और बेहतरीन क्लास में एंजॉय करते हैं, ठीक है ना माय डियर। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।